हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस 4.0। आज 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश का एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका टाइटल्स है द स्नेक और इसका ऑथर का नाम है D.H. लॉरेंस, जिनका पूरा नाम होता है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। इस चैप्टर में हम लोग पूरे व्याख्या पढ़ेंगे द स्नेक चैप्टर का। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और जहाँ भी कहीं समझ में ना आए अपना कमेंट बॉक्स में पिन अप करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, जिनका जन्म हुआ 1885 और मृत्यु 1930 में, यानी डेविड हर्बर्ट लॉरेंस born in 1885 and died in 1930। अर्थात डेविड हर्बर्ट लॉरेंस का जन्म 1885 में और मृत्यु 1930 में हुआ। पोएट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड essayist, grew up amid in the strife between his genteel and educated mother and his coarse minor father। यहाँ कुछ हम लोग वर्ड्स में नहीं जान लेंगे, जैसे नोवेलिस्ट, नोवेल माने होता है उपन्यास और नोवेलिस्ट का अर्थ होता है उपन्यासकार। शॉर्ट स्टोरीज, जिसका हिंदी होता है लघु कथा। इसिस्ट मतलब होता है निबंधकार। ग्री अप मतलब बड़ा हुआ। स्ट्राइफ माने होता है संघर्ष, विरोध। जेंटिल का अर्थ होता है विनम्र। एजुकेटेड का अर्थ शिक्षित। कोरस का अर्थ होता है भद्दा। और माइनर मतलब होता है खनन करने वाला, अर्थात खुदाई करने वाला। तो यहाँ से देखिए, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस कवि, उपन्यासकार, लघु कथा लेखक और निबंधकार थे। अब पूछा जाए कि D.H. लॉरेंस कौन थे, तो एक कवि थे, उपन्यासकार थे, लघु कथा लेखक थे और निबंधकार थे। ग्रीव अप अर्थात बड़ा हुआ। एमाइड द स्ट्राइफ, जिसका मतलब होता है संघर्षों के बीच। बिटवीन हिज जेंटिल एंड एजुकेटेड मदर एंड हिज कोरस माइनर फादर। यहाँ क्या हो जाएगा, अपने विनम्र और पढ़ी लिखी मदर्स अर्थात माँ और अपने भद्दा खनिक फादर, अर्थात इसके जो पिता थे वह खुदाई के काम करते थे। तो यहाँ माइनर मतलब होता है खुदाई करने वाला। तो इसके माता जो पढ़ी लिखी और विनम्र थी और इसके पिता थे जो भद्दा थे और खुदाई करने वाला पिता के बीच जो संघर्ष होते रहता था, उसके बीच ये बड़ा हुए। एज ए यूथ इन द नटिंघमशायर माइनिंग विलेज ऑफ ईस्ट अस्टूड। एज ए यंग, वह एक युवा की तरह इन द नटिंघमशायर, मतलब नटिंघमशायर में, ये जगह का नाम है नटिंघमशायर। माइनिंग अर्थात खुदाई करना होता है, माइनिंग कर, तो खुदाई करने वाले विलेज ईस्ट अस्टूड में ये बड़ा हुए। लॉरेंस resented the rough ways of his drunken father and adopted his mother's refined values as his own। यहाँ resented मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है तिरस्कार करना, अवहेलना करना या छोड़ देना। ड्रंकन मतलब होता है पियक्कड़, जिसको हम लोग बेवड़ा या बेवड़ा भी बोलते हैं। एडॉप्टेड का अर्थ होता है अपनाया या गोद लिया या पालन करना भी होता है। रिफाइंड मतलब होता है शुद्ध। वैल्यू मतलब होता है गुण। अर्थात D.H. लॉरेंस थे जो लॉरेंस रिजेंटेड मतलब तिरस्कार किया रफ वेज ऑफ हिज ड्रंकन फादर, अपने पिता के या अपने पियक्कड़ पिता के बुरा रास्ता को इन्होंने क्या किया, त्याग कर दिया, छोड़ दिया। अपने जिसके जो पिता थे पियक्कड़ थे, उसके बुरे रास्ता को, भद्दे रास्ता को या अश्लील रास्ता को इन्होंने छोड़ दिया।
एंड एडॉप्टेड हिज मदर रिफाइंड वैल्यूज, और अपने माँ के शुद्ध गुण या अच्छे गुण को अपनाया या उसको अनुसरण किया। एज हिज ओन, वह अपने माता के शुद्ध गुण को अपनाया और अपने पिता के बुरे रास्ते को क्या कर दिया, तिरस्कार कर दिया, छोड़ कर दिया या अवहेलना किया। आगे लिखा हुआ, हाउ एवर एज ही ग्रीव इन द मैच्योरिटी एज ए राइटर ही रिजेक्टेड द जेंटिलिटी हिज मदर represented and began to see his father earthiness as a virtue। यहाँ आपने क्या देखे कि D.H. लॉरेंस जो एक कवि थे, उपन्यासकार थे, लघु कथा लेखक थे और निबंधकार थे, यह कैसे बड़ा हुए, तो अपने पढ़ी लिखी और विनम्र माँ और इसके भद्दे खुदाई करने वाला पिता के बीच जो विवाद होते रहता था, झगड़ा होते रहता था, संघर्षों के बीच ये बड़ा हुए। उसके बाद लिखा गया है, एज ए यूथ, मतलब एक युवा में, इन द नटिंघमशायर माइनिंग विलेज ऑफ ईस्ट अस्टूड, अर्थात खुदाई करने वाला गांव ईस्ट अस्टूड अर्थात नटिंघमशायर में यह बड़ा हुए। लॉरेंस रीजेंटेड या रिसेंटेड द रफ वेज ऑफ हिज ड्रंकन फादर, लॉरेंस ने त्याग कर दिया अपने पियक्कड़ पिता के बुरे रास्ते को। एंड एडॉप्टेड, और अपनाया, अनुसरण किया, हिज मदर रिफाइंड वैल्यूज, अपने माँ के शुद्ध गुणों को अपनाया। एज हिज ओन, वह खुद अपनाया। However, as he grew in the maturity, यद्यपि अर्थात हालांकि he grew in maturity, वह जवान हुआ, as a writer, एक कवि के रूप में या एक लेखक के रूप में, he rejected the gentility his mother represented and began to see his father earthiness as a virtue। यहाँ कुछ हम लोग वर्ड्स में नहीं देखें, जैसे जेंटिलिटी मतलब होता है विनम्रता, रिप्रेजेंटेड मतलब होता है प्रस्तुत करना, व्यक्त करना, बिगिन मतलब होता है शुरू करना, वर्च्यू मतलब होता है गुण, और अर्दीनेस मतलब होता है अश्लीलता या भद्दा। तो यहां लिखा गया है, ही रिजेक्टेड, उन्होंने तिरस्कार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया या अवहेलना किया, द जेंटिलिटी हिज मदर, अपने माता के विनम्रता को उन्होंने क्या किया, तिरस्कार कर दिया। शुरुआत में क्या था कि शुरुआत में अपने माता के गुण को अपनाया था और पियक्कड़ पिता के गुण को क्या किया था, अवहेलना किया था। लेकिन जब जैसे ये मैच्योर हुआ यानी कि जवान हुआ, तो इन्होंने क्या किया, अपने माता के जो जेंटिलिटी था इसको रिजेक्ट कर दिया और रिप्रेजेंटेड और व्यक्त किया, एंड बिगन टू सी हिज फादर अर्दीनेस एज ए वर्च्यू, और अपने पिता के अश्लीलता को गुण के रूप में देखना शुरू किया। बिगन का अर्थ होता है शुरू किया, अर्थात शुरुआत में माँ के गुण को अपनाया और पियक्कड़ पिता के जो अश्लीलता था, बुरा रास्ता था, उसको छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही यह मैच्योर हुआ, जस्ट उसको उल्टा काम करना शुरू किया। इन्होंने क्या किया, माता के जो विनम्र वाला गुण था, विनम्रता था, उसको रिजेक्ट कर दिया और पिता के जो अश्लीलता वाला जो गुण, अश्लीलता था, उसको गुण के रूप में देखना शुरू किया। आगे लिखा हुआ, ही रोट ऑफ प्रिमिटिव and natural passions, trying to show instinctive force in the man that might bring happiness। He wrote of primitive and natural passion, उसने प्राचीन और प्राकृतिक जुनून को लिखा, ट्राइंग टू शो, और दिखाने की कोशिश किया, इंस्टिंक्टिव फोर्स अर्थात स्वाभाविक शक्ति, इन मैन, मनुष्य में स्वाभाविक गुण को, स्वाभाविक शक्ति को दिखाने शुरू किया,
और प्राचीन, यहाँ लिखा हुआ ही रोट ऑफ प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशन, उसने प्राचीन और प्राकृतिक जो जुनून, जो जिसको ईश्वर ने जो जुनून दिए हैं, जज्बा दिए हैं, उसको लिखा, ट्राइंग टू शो, और दिखाने की कोशिश किया, इंस्टिंक्टिव फोर्सेस इन मैन दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस, अर्थात दिखाने की कोशिश किया मनुष्य में स्वाभाविक शक्ति को, दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस, जो कभी खुशियां नहीं ला सकता है। इन हिज राइटिंग ही इमर्ज्ड एज द चैंपियन ऑफ इंस्टिंक्ट। हिज राइटिंग्स मतलब उसके लेख में, ही इमर्ज्ड एज ए चैंपियन यहाँ इमर्ज्ड का जो अर्थ होता है प्रकट किया, तो इन हिज राइटिंग अपने लेख में उसने एक यानी कि शानदार प्रकट किया ऑफ इंस्टिंक्ट, स्वाभाविकता को, अर्थात स्वाभाविक विजेता को उन्होंने प्रकट किया। हिज इम्पॉर्टेंट वर्स इंक्लूड, उसकी महत्वपूर्ण कृतियां, यहाँ वर्ष का अर्थ होता है कृतियां, या जिसको हम बोल सकते हैं रचनाएं, इंक्लूड मतलब शामिल किया, तो हिज इम्पॉर्टेंट वर्स इंक्लूड ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जो 1909 में पब्लिश्ड हुआ, द व्हाइट पीकॉक जो 1911 में पब्लिश हुआ, जहाँ द व्हाइट पीकॉक, द ट्रेसपासर, सन्स एंड लवर्स, द रेनबो जो 1915 में पब्लिश्ड हुआ, प्लम्ड सरपेंट, लेडी कैरेक्टरलेस लवर जो 1926 में पब्लिश्ड हुआ। इन द प्रेजेंट पोएम स्नेक, यानी वर्तमान कविता स्नेक में लॉरेंस इक्साल्स अर्थात डीएच लॉरेंस प्रस्तुत करता है या दिखाता है वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, प्राचीन जीवन के गुणों को, एंड डिनाउंसेस द सेम एंड द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ। यहाँ डिनाउंसेस का अर्थ होता है निंदा करना, निंदा करता है। आर्टिफिशियलिटीज का होता है मानव निर्मित, या जिसको हम बोल सकते हैं दिखावटी, दिखावटी। मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ, मॉडर्न का अर्थ आधुनिक, सिविलाइज्ड लाइफ मतलब सभ्य जीवन, सभ्य जीवन। तो यहां से क्या अर्थ हो जाएगा कि वर्तमान कविता स्नेक में लॉरेंस इक्साल्ट्स, लॉरेंस यानी कि डीएच लॉरेंस प्रस्तुत करता है वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, प्राचीन जीवन के गुणों को, एंड डिनाउंसेस और निंदा करता है द सेम और आर्टिफिशियल्स माने दिखावटी और बनावटी आधुनिक सभ्य जीवन को, अर्थात प्राचीन जीवन को, गुणों को क्या करता है प्रस्तुत करता है, और आधुनिक सभ्य जीवन और दिखावटी तथा बनावटी जीवन को निंदा करता है। यहां आगे कविता में देखते हैं क्या लिखा। इसमें हम देखिए क्या कि डीएच लॉरेंस था, एक पोएट था, नोवेलिस्ट था, शॉर्ट स्टोरी राइटर था, इसिस्ट था जिसको हम निबंधकार अर्थात कवि, लघु कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार था। शुरुआत में ये माता और पिता इसके जो झगड़ते रहते थे, उन संघर्षों के बीच यह बड़ा हुआ
जगह का नाम था नटिंघमशायर, जो एक माइनिंग विलेज है ईस्ट अस्टूड का। उसके बाद क्या हुआ, शुरुआती दौर में इसको माता के गुणों को इन्हों को बहुत अच्छा लगा, और जो पिता था, पियक्कड़ पिता, उसके बुरे रास्तों को क्या किया, तिरस्कार किया, अर्थात अपने माता के शुद्ध गुणों को अपनाया और पिता के जो बुरा रास्ता था उसको तिरस्कार किया। लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर हुआ, अर्थात बड़ा होते गया, जवान होते गया, वह क्या किया कि पिता के गुणों को, पिता के जो बुराई था, अश्लीलता था, उसको गुण के रूप में देखा, और माँ के जो विनम्रता था, इसको अवगुण के रूप में देखा। इसको धीरे धीरे क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। आगे लिखा गया है, ए स्नेक केम द माई वाटर ट्रफ ऑन ए हॉट डे एंड आई इन पैजामा फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर। ए स्नेक केम, एक सांप आया, माई वाटर ट्रफ, मेरे जो पानी का जो नाद था, अर्थात जिसको टंकी बोल सकते हैं, नाद, या उसको हौदा भी बोल सकते हैं, मेरे पानी के हौदा के पास एक सांप आया। ऑन ए हॉट माने गर्मी में, हॉट डे गर्मी के दिन, एंड आई इन पैजामा फॉर द हीट, कारण क्या था, गर्मी के कारण मैं पैजामा में था, अर्थात पतलून में, टू ड्रिंक देयर, पीने के लिए वहां आया था। लेखक इस कविता में एक सांप के बारे में बताता है कि एक जो सांप है मेरे वाटर ट्रफ के पास आता है, पानी के टंकी के पास आता है, वो गर्मी में, और मैं गर्मी के कारण पैजामा में था। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कोवर ट्री आई केम डाउन द स्टेप विथ माई पिचर। इन द डीप, उस गहरे में, विचित्र सुगंधित छाया में, वह बहुत ही अंधेरे, कार्बोट्री, अर्थात कार्बोट्री एक वृक्ष है, तो कार्बोट्री वृक्ष के मतलब बड़े छाया में वह आया। आई केम डाउन द स्टेप विथ माई पिचर, अर्थात मैं अपने पिचर के साथ पैदल, अर्थात लंगे यानी कि नंगे पाव, आई केम डाउन मैं आया था, अर्थात लेखक बोल रहा है कि मैं पैदल अपने पिचर के साथ, अर्थात लोटा या घड़ा मटका के साथ आया था। एंड मस्ट वेट, अवश्य इंतजार करना चाहिए, मस्ट स्टैंड, अवश्य खड़ा होना चाहिए, एंड वेट, और इंतजार करना चाहिए, फॉर देयर ही वाज एट द ट्रफ बिफोर मी, कारण क्या था कि मुझसे पहले मेरे ट्रफ के पास वह था। अर्थात हुआ क्या कि वाटर ट्रफ यानी कि पानी के जो टंकी था उसके पास एक सांप पानी पीने के लिए आया, और उसके बाद लेखक भी वहां गया तो देखा कि हमसे पहले सांप आया हुआ है, तो उसने सोचा कि हमें इंतजार करना चाहिए क्योंकि हमसे पहले सांप आया है, वह स्नेक आया है। तो ही लिखा है कि फॉर देयर ही वाज द ट्रफ बिफोर मी, क्योंकि मुझसे पहले वह ट्रफ के पास था। ही रीच्ड डाउन फ्रॉम द फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, उदासी में, मिट्टी की दीवार में, फ्रॉम ए फिशर, एक दरार से, ही रीच्ड डाउन, वह पहुंचा था, अर्थात वो जो सांप था वह उदासी भाव में मिट्टी की दीवार के एक दरार से वह पहुंचा था या आया था। यहाँ फिशर मतलब होता है दरार, अर्थ वॉल मतलब होता है मिट्टी की दीवार, ग्लूम मतलब होता है उदासी, इसका अर्थ होता है उदासी में, अर्थ वॉल मतलब मिट्टी का दीवार,
और यहाँ फिशरमैन होता है दरार। एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन slackness soft bellied down over the edge of the stone trap and trailed his yellow brown slackness soft belly down, और खींचा अपने पीले भूरे और स्लैकनेक यानी कि नर्म चिकने नर्म पेट को ओवर द इज ऑफ द स्टोन ट्रैप, अर्थात जो पत्थर या ईंट का जो बना हुआ था हौदा या टंकी, उसके किनारे से अपने पेट को खींचा। अर्थात जो सांप था उसका बेली था जो क्या था, सॉफ्ट था, चिकना, ब्राउन, पीला, उसको क्या किया, खींचा। जैसे सांप क्या करता, रेंगता है। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, और स्थिर किया अपने गला को, अपने मुंह को अपॉन द स्टोन बॉटम, पत्थर के जो पेंदी था उस पर अपने मुंह को स्थिर किया, अपने गला को स्थिर किया। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप, और जहां पानी नल से बूंद बूंद गिर रहा था, जहां पानी नल से क्या हो रहा था, बूंद बूंद गिर रहा था, वहां उस हौदा के ऊपर अपने गला को स्थिर किया। इन ए स्मॉल क्लियरनेस, एक छोटे से स्पष्ट, ही शिफ्ट विथ हिज स्ट्रेट माउथ, वह अपने सीधे मुंह से क्या किया, उसने लगाया। अर्थात जहां से पानी गिर रहा था उस नल से, वह क्या किया, अपने मुंह को उस नल में लगाया। वही लिखा हुआ है, ही शिफ्ट, उसने लगाया, विथ हिज स्ट्रेट माउथ, अपने सीधे मुंह से उसने शिफ्ट किया, लगाया। सॉफ्टली ड्रैंक दो हिज स्ट्रेट गम्स इनटू हिज स्लैक लॉन्ग नाउ बॉडी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका पूरा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।